नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। एक मौत, दो राज्यों की पुलिस और कहानियों का ऐसा मकड़जाल कि दिमाग हिल जाए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के नाम पर 50 दिन से यही सब हो रहा है। रोज नई कहानी, नई थ्योरी, नया किरदार, नई साजिश सामने आ रही है। मुंबई पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही है, जिससे सुशांत के पिता, उनके परिवार के लोग और कई करीबी दोस्त सहमत नहीं हैं। पहली बार इस मामले में मीडिया के सामने आए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक बात साफ कर दी कि सुशांत की मौत की जांच अब तक न तो पूरी हुई है, न ही इस मामले में किसी को क्लीन चिट दी गई। मुंबई पुलिस अब तक किसी नतीजे पर पहुंची नहीं है, लेकिन उसकी 50 दिन की जांच का जो ब्यौरा पुलिस कमिश्नर ने बताया, उसमें घूम फिर कर वही कहानी थी कि सुशांत मानसिक तौर पर बीमार थे। मुंबई के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सुशांत कुछ महीनों से 4-5 मनोचिकित्सकों के संपर्क में आए थे। वो बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते रहते थे। सुशांत ने पेनलेस डेथ यानी बिना दर्द वाली मौत के बारे में भी इंटरनेट पर सर्च किया। ऐसा दावा मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने किया। इसका क्या मतलब निकलता है? यही ना कि सुशांत मानसिक बीमारी से परेशान थे और जान देने के बारे में सोच रहे थे, जबकि सुशांत के साथ काम करने वाले कलाकार, उनके दोस्त और परिवार के लोग यह मानने को कतई तैयार नहीं हैं कि उनको ऐसी कोई बीमारी थी। उनका आरोप है कि अगर ऐसी कोई बीमारी थी तो उसकी जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती ही हो सकती, जिन्होंने परिवार को बताए बिना अपनी पसंद के डॉक्टरों से उनका इलाज कराया। यह भी आरोप है कि रिया चक्रवर्ती की नजर सुशांत के पैसों पर थी। हालांकि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने पैसों के बारे में सिर्फ इतना ही बताया कि सुशांत के बैंक खातों में 18 करोड़ थे। रिया को पैसे ट्रांसफर करने के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। बाकी सुशांत के खाते से कितने पैसे कहां खर्च हुए, इसकी जांच की जा रही। मुंबई पुलिस ने यह आरोप भी खारिज कर दिया कि मौत से एक दिन पहले सुशांत के घर पर कोई पार्टी हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने ही बताया कि 13 और 14 जून की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली थी। उसमें कोई संदिग्ध आदमी या घटना नहीं दिखी। सुशांत की मौत को उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमय मौत से भी जोड़ा जा रहा है। अभिनेत्री और नामी गिरामी हस्तियों का इंटरव्यू करने के लिए मशहूर सिमी गरेवाल ने तो 1 अगस्त को सीधे ट्वीट कर दिया था कि मुंबई पुलिस अगर दिशा सालियान की मौत की सच्चाई से जांच करे तो सुशांत की मौत का राज खुद ब खुद सामने आ जाएगा। इसके बारे में मुंबई के पुलिस कमिश्नर की बातों से लगा कि सुशांत की मौत का दिशा सालियान से कनेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उनका कहना था कि दिशा सालियान की मौत 8-9 जून की रात हुई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि दिशा सालियान के अलावा 5 लोग और थे, लेकिन उन लोगों के बयान और सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बस यह पता चला कि दिशा सालियान कुछ दिनों से तनाव में थी, क्योंकि उनकी 2 प्रोफेशनल डील खराब हो गई। एक बात मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मानी कि दिशा की मौत के बाद सुशांत परेशान हो गए थे। सोशल मीडिया पर उनका नाम दिशा सालियान से जोड़ा जा रहा था, इसलिए वो बार बार इंटरनेट पर दिशा सालियान और अपने बारे में सर्च कर रहे थे। हालांकि मुंबई पुलिस को जांच में पता चला कि सुशांत काफी दिनों से दिशा सालियान के संपर्क में भी नहीं थे। फिर भी वो दिशा की मौत और उसके बाद सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से बेचैन थे। मुंबई पुलिस को थोड़ी शिकायत सुशांत के परिवार से भी। पुलिस कमिश्नर का दावा है कि सुशांत की मौत की जांच के सिलसिले में अब तक 56 लोगों के बयान दर्ज किए गए। रिया चक्रवर्ती से 2 बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन सुशांत के परिवार वाले बयान देने के लिए बुलाने पर भी नहीं आए। 16 जून को जरूर मुंबई पुलिस ने सुशांत की 3 बहनों से बात की थी और उनके पिता और उनके बहनों ही से भी बात हुई थी, लेकिन तब सुशांत के परिवार के किसी भी सदस्य ने किसी पर भी शक नहीं जताया। यह दावा मुंबई के पुलिस कमिश्नर का है।
उन्होंने सुशांत के परिवार से अपील भी की कि जो भी शक है उसके बारे में वो मुंबई पुलिस को बता दें, उसकी पूरी जांच की जाएगी। लेकिन बिहार पुलिस का इस मामले में दखल मुंबई पुलिस को मंजूर नहीं है। मुंबई पुलिस इसे अपना प्रेस्टीज इशू यानी साख का मुद्दा बना चुकी। वो कानूनी राय भी ले रही है, लेकिन कि बिहार पुलिस को मुंबई में हुई किसी घटना की जांच का अधिकार है या नहीं। जब तक ये साफ नहीं होता तब तक मुंबई पुलिस सुशांत की मौत से जुड़े दस्तावेज, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट कुछ भी बिहार पुलिस को नहीं देगी। यह बात पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने साफ कर दी। मुंबई पुलिस का यही स्टैंड अब पूरे बवाल की जड़ बन गया। अगर बिहार पुलिस समानांतर जांच करके सच्चाई सामने लाना चाहती है तो मुंबई पुलिस को दिक्कत क्या? सुशांत की मानसिक बीमारी वाली जो थ्योरी मुंबई पुलिस की अब तक की जांच में सामने आई है, उसे सुशांत के परिवार के लोग क्यों खारिज कर रहे? क्यों ऐसा कई लोगों को लग रहा है कि सुशांत की बीमारी उनकी मौत की साजिश का हिस्सा थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई अपने अपने हिसाब से दे रहा है। मुंबई पुलिस की अब तक की जांच के नतीजे हमने बता दिए। उस पर उठ रहे सवालों का जवाब आप भी सोचिए। 3 मिनट बाद हम लौटेंगे। आप सोचिए जवाब 3 मिनट बाद हम लौटेंगे। सुशांत की मौत पर चल रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताएंगे, उसे साबित करने के लिए पेश किए जा रहे सबूत और सुराग भी बताएंगे जो आम लोगों की सोच से भी ज्यादा सनसनीखेज है। राजपूत की जब मौत की खबर आई तभी यह पता चला था कि वो डिप्रेशन यानी अवसाद नाम की मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात आई और मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने भी यही बताया कि सुशांत इंटरनेट पर बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में सर्च करते रहते। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की वेबसाइट पर जो ब्यौरा है उसके मुताबिक बाइपोलर डिसऑर्डर की चपेट में आने वाला इंसान कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, उछल कूद करता है, लिपटता चिपटता है और कभी उदास, हताश, शिथिल हो जाता है। कभी उसे नींद और भूख लगनी बंद हो जाती है, कभी बार बार तेज भूख लगती है, कभी वो दुनिया जहान के विषयों पर तेजी से बोलता है तो कभी बोलना ही बंद कर देता है। अक्सर चिंता और बेचैनी यानी एंजाइटी भी बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ ही होता है। सुशांत को ऐसी कोई बीमारी थी, इसके बारे में उनके पिता, उनकी बहनों या किसी रिश्तेदार को कुछ नहीं पता। सुशांत जिस सैमुअल मिरांडा के नाम पर जारी सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, उनका दावा है कि पिछले साल जून जुलाई तक वो सुशांत के साथ थे और तब सुशांत को ऐसी कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। सुशांत के पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज करने के लिए जो तहरीर पटना पुलिस को दी थी, उसमें भी यही बात लिखी है कि साल 2019 से पहले जब उनके बेटे सुशांत को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हो गया कि सुशांत को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई। उनका आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने ही कुछ किया और जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर सुशांत का इलाज किया वो भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। आरोप यह भी है कि रिया को जब पता चला कि सुशांत मुंबई छोड़कर अपने दोस्त महेश शेट्टी के साथ केरल में ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं, तो रिया ने इसका विरोध किया। सुशांत की मानसिक बीमारी के कागजात सार्वजनिक करने की धमकी दी। सुशांत पर जब इस धमकी का असर नहीं हुआ तो रिया को लगा कि अब सुशांत उनके किसी काम के नहीं रहे। इसी के बाद रिया वहां से लैपटॉप, घर में रखा कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज सब साथ लेकर चली गई। ऐसा आरोप पटना में दर्ज एफआईआर में यह आरोप है। सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति ने उनकी मानसिक बीमारी के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने दावा किया कि आम तौर पर बाइपोलर डिसऑर्डर की पहचान करने में 6 साल का वक्त लग जाता है। फिर सुशांत को इस बीमारी का शिकार होने का ऐलान 2 महीने से कम समय में कैसे हो गया, या एहसास 2 महीने में कम समय में कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया ने सुशांत को बताए बिना ऐसी दवाइयां दी जिनसे उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी?
क्योंकि अक्टूबर नवंबर 2019 में सुशांत अपना घर छोड़कर रिया के साथ किराए के फ्लैट में रहने आए थे और उससे पहले सुशांत के किसी परिचित को कभी भी नहीं लगा कि वो असामान्य व्यवहार कर रहा है। दवाइयां देकर सुशांत को मानसिक तौर पर बीमार बनाने की साजिश का शक सामने आया तो अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने इस थ्योरी को सही माना। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि बहुत पहले उनको भी ऐसी दवा दी गई थी जिसे खाने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। सुशांत के साथ ऐसी साजिश रिया कर सकती हैं, इसके बारे में सिमी ग्रेवाल ने सुशांत के एक प्रशंसक का ट्वीट भी शेयर किया। इस ट्वीट में बताया गया कि चूंकि रिया के पिता खुद डॉक्टर हैं, इसलिए उनके लिए दवाएं और डॉक्टर की जाली प्रिस्क्रिप्शन हासिल करना मुश्किल नहीं है। इस ट्वीट के साथ रिया का एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी था। 20 मार्च को रिया ने कोरोना योद्धाओं के लिए जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हुए लिखा था कि उनके पिता डॉक्टर हैं जो संकट के बीच भी अपना काम कर रहे हैं। बिहार पुलिस इन्हीं आरोपों की जांच करने मुंबई गई कि सुशांत की बीमारी भी किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं थी। मुंबई पुलिस भी मान रही है कि सुशांत की मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा। फिर मुंबई पुलिस अपनी जांच में बिहार पुलिस का सहयोग लेने और बिहार पुलिस की मदद करने से क्यों हिचक रही? मुंबई पुलिस अपने इलाके में दूसरे राज्य की पुलिस की जांच को अपनी शान के खिलाफ मान रही, लेकिन सच्चाई यही है कि मुंबई पुलिस का यह रवैया ही उसकी साख पर सवाल खड़े कर रहा है। वो बिहार पुलिस को जांच से जितनी दूर रखने की कोशिश कर रही है, उतना ही यह शक भी गहरा रहा है कि दाल में कुछ तो काला है, जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही। फिलहाल मुंबई पुलिस अगर बिहार पुलिस की मदद न करे तो सुशांत की मौत की जांच के लिए बिहार पुलिस के पास क्या रास्ता बचा? सुशांत की मौत के रहस्य की जो जांच अब कानूनी पेच में उलझी है, उसे सुलझाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि दुनिया में किसी भी अपराध या किसी घटना के पीछे संभावित अपराध की जांच का बुनियादी उसूल है कि जांच में कोई पहलू छूटना नहीं चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो सकता है कि आत्महत्या रही हो, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसकी जांच में कई पहलुओं की अनदेखी की, ऐसा लग रहा है। कम से कम सुशांत सिंह राजपूत के पिता को तो यही लग रहा, जिसके बाद उन्होंने बिहार पुलिस को तहरीर दी। उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने पटना में दर्ज एफआईआर की जांच भी बिहार पुलिस से ही कराने की गुहार लगाई। मुंबई पुलिस से उनका भरोसा इसलिए टूटा क्योंकि सुशांत की मौत की जांच के दायरे में मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती की भूमिका को कम करके आंका। मुंबई पुलिस ने रिया का सिर्फ बयान लिया, जबकि पिछले 1 साल से सुशांत की सबसे करीबी, सबसे बड़ी राजदार रिया थी। सुशांत के साथ रह रही थी, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसले कर रही थी। सुशांत के बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप, उनका इलाज, सब कुछ रिया के कंट्रोल में था, जैसा कि सुशांत के पर्सनल स्टाफ और घर के नौकरों के बयानों से ही साफ है। ऐसे में सुशांत के परिवार वालों को लगता है कि सुशांत की जिंदगी और मौत के बारे में रिया की भूमिका की जितनी गहराई से पड़ताल करनी चाहिए थी, उतनी गंभीरता से मुंबई पुलिस ने पूछताछ नहीं की। रिया ने सुशांत की दिमागी हालत के बारे में बताया और उसे मुंबई पुलिस ने अंतिम सत्य मान लिया और सुशांत की मौत की वजह फिल्म इंडस्ट्री की खींचतान में ढूंढने लगी। कम से कम सुशांत के परिवार वालों को, उनके करीबी दोस्तों को तो यही लगता है। मुंबई पुलिस ने सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच रोकने की भी कोशिश की। उसने बिहार पुलिस को सहयोग देने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस की साख भी सवालों में घिर गई। मुंबई पुलिस की जांच पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि सुशांत की मौत की जांच अभी जारी है। उन्होंने भरोसा भी दिया कि जांच में कोई पहलू छोड़ा नहीं जा रहा। फिर भी उनकी बातों से यही संकेत मिला कि सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो तनाव में थे और तनाव की वजह
रिया चक्रवर्ती के साथ उनके रिश्ते थे या कुछ और, इस बारे में मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं बताया। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत भी सुशांत के तनाव की एक वजह थी, यह दावा मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जरूर किया। दिशा की मौत को इत्तेफाक मानकर ही जांच की जा रही है और इसे भी इत्तेफाक ही माना जा रहा है कि जिस दिन दिशा सालियान अपने मंगेतर की 14वीं मंजिल वाले फ्लैट की खिड़की से गिरकर मरी थी, उसी दिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को छोड़ दिया। सब इत्तेफाक से हो गया। हालांकि ब्रिटेन की पुलिस ने 31 साल तक इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर चुके ग्लेन जोन्स ने अपने तजुर्बे के आधार पर बताया था कि किसी जांच अधिकारी को इत्तेफाक पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इत्तेफाक तो रोज होते हैं। जांच की काबिलियत तो इसी में है कि जब इत्तेफाक के पार झांककर सच्चाई देख ली जाए। मुंबई पुलिस पर इसी बात का दबाव है, उसकी जांच पर लोगों को शक है, क्योंकि सुशांत को करीब से जानने वाले ज्यादातर लोगों का दावा यही है कि उनके व्यवहार में किसी दिमागी बीमारी की रत्ती भर भी झलक कभी नहीं दिखी। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, उनका सिग्नेचर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर है। उन्होंने किसी के ऊपर शक नहीं बताया और सब कुछ तो दिख रहा है, इसमें बोलने की क्या जरूरत है। पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता कि मौत का कारण क्या है। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में प्रोफेशनली चल रही है। सुशांत खुदकुशी केस पर सब अशांत। सड़क से लेकर सदन तक छिड़ी जंग। इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता कि मौत का कारण क्या है। एक तरफ नए नए खुलासों का मकर जाल, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीजें बार बार सर्च कर रहे थे। दूसरी ओर सियासत का संग्राम। कौन से ऐसे बिंदु है, कौन सा ऐसा सत्य है महाराष्ट्र की सरकार उसे छुपाना चाहती है। किसी को भी बचाने की या किसी को भी फंसाने की ऐसी कोई बात मुंबई की पुलिस की नहीं है। सुशांत खुदकुशी केस की गुत्थी अब इतनी उलझ चुकी है कि यह समझना ही मुश्किल हो गया है कि किसकी जांच हो रही है और कौन जांच कर रहा है। एक तरफ बिहार से लेकर मुंबई तक इस मामले पर सियासी जंग छिड़ी है, दूसरी ओर मुंबई और बिहार की पुलिस रोज रोज नए दावे कर रही है और इसके साथ ही इस मामले पर नई नई गवाहियां भी सामने आ रही हैं। सुशांत खुदकुशी केस में हर रोज नए नए गवाहों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही हर रोज नए राज भी सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 ने सुशांत के एक बेहद ही करीबी से बात की, जिसके बयान ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। इस बयान के बाद आशंका इस बात की बढ़ गई है कि कहीं सुशांत रिश्तों में धोखे का शिकार तो नहीं हुए थे। सुशांत खुदकुशी केस की उलझी गुत्थी से जुड़े राज की तलाश में न्यूज 18 की मुलाकात सुशांत के एक ऐसे राजदार से हुई जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया था। जब हमने इस शख्स से बात की तो पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया। न्यूज 18 ने सुशांत के बेहद करीबी रहे जिस शख्स से बात की है वो सुशांत का लंबे समय तक पर्सनल असिस्टेंट रहा है। इस शख्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर सुशांत से जुड़े कई राज बताए। सुशांत के राजदार ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि सुशांत किसी भी तरह से डिप्रेशन के शिकार थे। इस शख्स के मुताबिक सुशांत कुछ परेशान जरूर नजर आते थे, लेकिन डिप्रेशन के शिकार तो कभी नहीं नजर आए। फिल्म छिछोरे की शूटिंग के दौरान सुशांत के हाव भाव में परेशानी की कुछ निशानी जरूर दिखी थी, लेकिन वो मानसिक तौर पर किसी बीमारी के शिकार बिल्कुल भी नहीं थे। सुशांत के इस राजदार ने सुशांत की मानसिक बीमारी को लेकर क्या दावा किया, आप भी सुनिए।
मतलब कभी कुछ ऐसा अजीब बिहेव किया हो या फिर कुछ ऐसा परेशान रहे हो, कभी आपने ऐसा लगा कि डिप्रेशन में है? मैं भी तो सर न्यूज में वही सुन रहा हूँ कि डिप्रेशन में था। अभी सही है, अब उनके मन के अंदर की बात कौन समझ सकता है सर? नहीं, लेकिन ये ऊपर से जैसे दिखता है ना इंसान को कि समझ में आता है कि इंसान परेशान है या कोई डिप्रेशन में रहता है तो चेहरा उदास सा रहता है, ऐसा कुछ नजर आ रहा था? थोड़ा बहुत ऐसा तो फील होता था कि कभी कभी ऐसा रहता था कभी कभी। बात आगे बढ़ी तो हमने सुशांत के करीबी रहे लोगों के बारे में इस शख्स से कुछ सवाल किए। हमने रिया के बारे में जानना चाहा तो उसने भी यही बताया कि सुशांत के घर के हर खर्च का कंट्रोल रिया के हाथ में ही रहता था। नीरज का कहना है कि पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो रिया देखती थी, घर का किसको कितना पैसा देना है, किसको नहीं देना है, वो तो सही रहेगा सर। मतलब सारा खर्च और स्टाफ जो निकाला था ना वो उनका, उसका कहना है कि रिया ने निकाला था। जब नीरज ने ऐसा बोल रहा है तो सही रहेगा सर, क्योंकि वो तो 24 आवर रहता था ना। ये शख्स जिस तरह से सुशांत के घर के बारे में बता रहा था उससे ये तो साफ है कि इसे सुशांत की जिंदगी से जुड़े बहुत से राज पता है, इसलिए हमने इसे और कुरेदा। हमारा मकसद सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी के रिश्तों का सच जानना था, और इसने जो दावा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। सिद्धार्थ और रिया के बीच में काफी करीबी थी, मतलब बातचीत काफी करीबी होती थी। जी। तो ये करीबी थी, आप भी देख पाते थे, मतलब दोनों के बीच काफी करीबी थी, बातचीत भी होती थी, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि उनका रिश्ता जो है वो अजीब था। अभी आपको कभी ऐसा लगा क्या? आपको कभी ऐसा लगा? जब रिया मैडम को मैं सिर्फ 15 से 20 दिन था। सुशांत के इस बेहद करीबी रहे शख्स ने जो दावे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। बिहार पुलिस इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ भी करने वाली है, लेकिन इसी बीच मुंबई पुलिस ने सुशांत को लेकर बेहद चौंकाने वाला दावा किया। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे और वो बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई पुलिस का दावा है कि उनकी जांच में सामने आया कि सुशांत इंटरनेट पर अजीबोगरीब जानकारियां तलाशते थे और वो अपने बारे में भी इंटरनेट पर जानकारियां खोजते रहते थे। सुशांत के बारे में ऐसे बहुत से सनसनीखेज दावे मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने खुद किए हैं। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस की जांच में अब तक जो सच सामने आया है उसके मुताबिक सुशांत कई तरह की मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे। शायद कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ऐसा उनके बयानों में कहा गया है। इस प्रकार का तथ्य, इस प्रकार के फैक्ट हमारे जो ट्रीटमेंट के पेपर्स फ्लैट में से मिले, वहाँ पे भी हमको ट्रीटमेंट के पेपर्स मिले हैं कि वो 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट को। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सुशांत को लेकर जो सबसे हैरान करने वाला दावा किया है उसके मुताबिक सुशांत इंटरनेट पर मौत के तरीकों की तलाश किया करते थे। वो पेनलेस डेथ यानी बिना दर्द के मौत की तरीकों की जानकारी इंटरनेट से इकट्ठा करते थे। तो सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है वो बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीजें बार बार सर्च कर रहे थे। मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत दिशा सालियान की मौत के बाद से कुछ परेशान थे, जिसकी वजह थी सोशल मीडिया पर दिशा के साथ उनका नाम जोड़ा जाना। दिशा सालियान की मौत 8 से 9 जून की रात को हुई थी। दिशा उस रात अपने 6 दोस्तों के साथ मौजूद थी। बाद में दिशा का शव इमारत के नीचे मिला था। दिशा की मौत के बाद उनका नाम सुशांत से जोड़ा गया। दिशा के साथ नाम जुड़ने से सुशांत काफी परेशान थे। मुंबई पुलिस का दावा है कि दिशा की मौत के बाद सुशांत इंटरनेट पर दिशा और खुद के बारे में चल रही खबरों को तलाशते रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक वकील से भी दिशा के बारे में पूछा था। जब रात के समय ये घटना हुई कि मिस दिशा सालियान को बिल्डिंग से खिड़की से नीचे गिरा हुआ पाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके पेरेंट्स के बयान लिए गए हैं और सभी के बयान में यह आया है कि अभी तक इसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं पाया गया है। सुशांत खुदकुशी केस की जांच में एक अहम कड़ी है उनका बैंक खाता, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस खाते से कई करोड़ रुपए निकाले गए। शक है कि उनके खाते से पैसों की हेराफेरी हुई है और इससे जुड़े कई आरोप रिया और उनके परिवार के सदस्यों पर लग रहे हैं। मुंबई पुलिस का दावा है कि वो इस मामले की भी तह तक जाने में जुटी है। पिछले कुछ समय में जो उनका करीब 18 करोड़ रुपया बैंक में आया था, उसमें से 4-4.5 करोड़ अभी भी उनके शायद फिक्स अकाउंट्स में बैंक में अभी है। बाकी भी जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो एग्जामिन किए गए हैं
लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहाँ से पैसा रिया के अकाउंट, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई कॉरपोरेशन नहीं मिला है। सुशांत मामले की जांच को लेकर एक तरफ मुंबई पुलिस नए नए दावे कर रही है, तो दूसरी ओर बिहार पुलिस भी इसकी जांच में जुटी है। बिहार पुलिस की जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार के बीच तलवार तक खिंच गई है। दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने है। साथ ही इस मामले की गूंज अब बिहार विधानसभा में भी सुनाई देने लगी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की घड़ी करीब आ गई। राम जन्मभूमि पर गौरी गणेश की स्थापना करके मंत्रोच्चार भी शुरू हो गए। यूं कहें कि सावन पूर्णिमा के साथ ही राम मंदिर के शिलान्यास की रस्में शुरू हो गई, जिनका समापन 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर के नींव की पहली ईंट रखने के साथ होगा। राम मंदिर के शिलान्यास के लिए मंच तैयार हो चुका है। रामलला को पहनाने के लिए नए कपड़े तैयार हो चुके हैं। शिलान्यास के समय भोग लगाने के लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं। और हां, अयोध्या की सुरक्षा भी कई गुना बढ़ा दी गई। जरूरी भी है, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से राम भक्तों की भीड़ को अयोध्या पहुंचने से रोकना है, ऊपर से खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि देश के दुश्मन और आतंकी संगठन मिलकर अयोध्या में कोई गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसलिए अयोध्या एक बार फिर कड़े पहरे में। आसपास के जिलों की सीमाएं सील कर दी गई। सरयू नदी में जल पुलिस के जवान नावों पर गश्त कर रहे हैं। अयोध्या शहर में दाखिल होने के तमाम रास्तों की बैरिकेडिंग कर दी गई। अयोध्या के लोगों को ऐसी कड़ी सुरक्षा की आदत है। 1984 में जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, तभी से वो कई बार इतनी चौकसी देख चुके। पहले वहां रहने वालों को सुरक्षा के इतने तामझाम पर कोफ्त होती थी, लेकिन इस बार अयोध्या में उत्साह है। सुरक्षा के साए में भी पूरी रौनक है, क्योंकि सबको मालूम है कि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अयोध्या बदलने लगी। करीब 500 साल तक विवादों की अयोध्या एक बार फिर राम की अयोध्या के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने अपने घरों पर केसरिया झंडा फहरा दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के शिलान्यास की भव्यता में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए वो एक हफ्ते में 2 बार अयोध्या का जायजा ले चुके हैं। यह ऐलान भी हो चुका है कि 5 अगस्त को भादो महीने की दूसरी तारीख ही सही, लेकिन अयोध्या में उसी दिन दिवाली मनाई जाएगी। अयोध्या को उसी तरह सजाया जा रहा है जिसके बारे में तुलसीदास ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड की 2री और 3री चौपाई में लिखा है कि रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अंबुधि कह आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन अतिनेयु बिरची करतूति, सब विधि सब पूरे लोग, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुखचुंद नहीं निहारी। मतलब कि रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अनमोल और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य बखान करने के लिए शब्द नहीं है। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी रामचंद्र के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। देश की आजादी के बाद 73 साल तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में फंसी रही अयोध्या को एक बार फिर त्रेता युग जैसे सुख और समृद्धि मिलने की आस है, जिसकी विधिवत शुरुआत 5 अगस्त से हो जाएगी। यूपी सरकार का वादा यही है। अयोध्या में आराध्य के भूमि पूजन पर उत्सव की तैयारी। सरयू किनारे शुरू हुए रामोत्सव का अलौकिक नजारा। न्यूज 18 इंडिया देश का ऐसा पहला चैनल है जो राम जन्मभूमि के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले मंदिर दर्शन।
राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, वहां 400 सालों की साधना और संघर्ष अब मूर्त रूप लेने वाली है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से शुरू होने वाला है। 5 अगस्त की वो घड़ी करीब आने वाली है जब पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और अयोध्या के साथ साथ पूरी दुनिया राम नाम से गूंज उठेगी। राम राम जय राजा राम रघुपति जय श्री राम। भूमि पूजन के निमंत्रण कार्ड बांटे जाने लगे हैं। भगवान श्री राम को पहनाए जाने वाले नवरत्न जड़ित वस्त्र तैयार हो गए हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। राम की जन्मभूमि अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सरयू नदी के तट से लेकर अयोध्या की गली गली में आराध्य के नाम की ध्वजा लहरा रही है। राम जन्मभूमि में सफेद और भगवा रंग के कपड़ों से वो मंच तैयार हो गया है जहां से पीएम मोदी मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर की बुनियाद रखेंगे। कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी है, तो राम मंदिर के भूमि पूजन का लोगों में उत्साह भी है। अयोध्या के हर कोने में भजन कीर्तन हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का महिमा मंडन हो रहा है। वैसे तो 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन से ही राम मंदिर शिलान्यास की पूजा शुरू हो गई। इसे राम मंदिर निर्माण की औपचारिक पूजा कहें तो गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में गौरी गणेश की पूजा हुई। गौरी गणेश के बाद सीता जी की कुलदेवी छोटी देवकाली की पूजा हुई। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य ने छोटी देवकाली की पूजा की। पूजा में कई नदियों का जल और मिट्टी रखी गई। काशी समेत देश के कई बड़े विद्वान पंडित पूजा कर रहे हैं। गौरी गणेश की पूजा होती है, उसके साथ अन्य देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है। तो आज आवाहित करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। जी हाँ, आज जो है ये प्रारंभ हो गया है और ये इसके बाद में हमारे जो 4 प्रकार के वेद हैं, उन वेदों में जिस प्रकार के विधि विधान बताया गया है उसी विधि विधान से विस्तार, हाँ, उसी विधि विधान से ये विस्तार पूर्वक। हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि तक हलचल तेज है। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। रामोत्सव की तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी नहीं है। सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन 6 दिसंबर 1992 के बाद जहां आज तक कोई कैमरा नहीं गया, जहां आज तक कोई टीवी चैनल या रिपोर्टर नहीं गया, वहां न्यूज 18 इंडिया आपको लेकर जाएगा। वो जगह जहां पीएम मोदी चांदी की ईंटें रखेंगे, वो जगह जहां पीएम मोदी आराध्य की पूजा करेंगे, जहां मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो जगह जहां से भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। न्यूज 18 इंडिया देश का ऐसा पहला चैनल है जो राम जन्मभूमि के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपको प्रवेश द्वार दिखाता हूं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला विराजमान की जगह पर जो भव्य मंदिर बनने वाला है उसके भूमि पूजन के लिए आएंगे। देखिए यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, सड़क को चमकाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी लगे हैं। और ये देखिए जो रामलला का मंदिर बनेगा उस पूरे परिसर की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लगा करके सफेद कपड़े, इधर का व्यू जो है रोका गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है। लेकिन राम जन्मभूमि का जो 67 एकड़ का पूरा जो परिसर है वो देखिए यहाँ पर किस तरह से इसी जगह पर राम मंदिर बनने वाला है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने वाला है। ये जो जगह है काफी सालों से कैमरे से दूर रही थी, लोगों को यहाँ आने नहीं दिया जाता था, कोई कैमरा यहाँ अंदर अलाउड नहीं किया जाता था। लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको लेके आया है श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण स्थल पर, जहाँ अब से कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं। और आप देखिए तस्वीरें यहाँ से ये जो टावर्स बने थे पहले, ऊंचे ऊंचे टावर, चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील जगह थी, विवादित इलाका पहले था कोर्ट के फैसले से पहले, और इसलिए बहुत संख्या यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की, पुलिस बल की जबरदस्त तरीके से रहती थी। और ये राम जन्मभूमि के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन्हीं जगहों को अब समतल करके यहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। जो गर्भगृह है यहाँ से थोड़ी दूर पर है, लेकिन कोशिश ये है कि पूरे जो पूरा 67 एकड़ है उसको दिव्य और भव्य रूप दिया जाए। और एक बेहतरीन जो मंदिर बनेगा उसके आसपास भी तमाम मंदिर, राम जी के अलावा सीता जी का मंदिर, लक्ष्मण का, भरत का और हनुमान जी का मंदिर यहाँ बनना है। गौर से देखिए,
ये वही मंच है जहां पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के अलावा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठेंगे। सफेद और भगवा रंग के कपड़ों से सजा ये मंच तैयार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री और बाकी लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 200 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां रखी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। तो मंच पर एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। मंच के लेफ्ट साइड में वीवीआईपीज के बैठने के लिए जो अति सम्मानित लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी, उन लोगों को भी बुलाया गया है। तो उनके लिए वहां पर देखिए एक मंच बन रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए एसपीजी के लोग और जो सुरक्षा कर्मी है वो बाकायदा जांच कर रहे हैं ताकि कोई कोर कसर सुरक्षा में नहीं रह जाए प्रधानमंत्री को। इसके अलावा ये देखिए जो मटके रखे हुए हैं, इनमें कहा जा रहा है कि जो विभिन्न नदियों के जल हैं उनको लाया गया है, मिट्टी लाई गई है और उनको यहाँ पर रखा गया है। और मंच पर ही एक जो है छोटा सा भूमि पूजन के लिए गड्ढा खोदा गया है और वहीं पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहां एक मिट्टी के टीले पर राम जन्मभूमि की शिलाएं रखी गई। 12 फुट ऊंचा ये टीला और यहाँ की मिट्टी राम भक्तों के लिए बेहद अहम है। जहां आज तक कभी कैमरा नहीं पहुंचा था, न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पहुंची है और आपको मैं उस जगह पर लाया हूं जहां 6 दिसंबर 92 को जो विवादित ढांचा था, जिसको हिंदू पक्ष कहता था कि राम जी की जन्मस्थली है, राम जी का मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता था कि वहां पर एक मस्जिद थी, उसका जो 6 दिसंबर 92 को विध्वंस हुआ था, उस सारी निशानियां मिट गई हैं, सब कुछ समतल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्तंभ रखा गया है, जन्मभूमि उस पर लिखा हुआ है और ये मिट्टी का टीला एक छोड़ दिया गया है ताकि लोगों को ये सनद रहे, याद रहे कि यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भूमि पूजन के मंच की जमीन पर कई रंगों वाली कालीन बिछी होगी। वाटरप्रूफ और एसी लगे जर्मन हैंगर पंडाल तैयार कर दिए गए हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। हमने एक निमंत्रण पत्र छपवा दिया है। इस निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड है। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। इस पत्र को लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश किया, किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के, तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। अयोध्या जगमगा रही है। राम जन्मभूमि से मंत्रों की आवाज आनी शुरू हो गई है। तो अब सिर्फ उस घड़ी का इंतजार है जब पीएम मोदी के हाथों राम नाम की ईंटें रखने के साथ ही श्री राम मंदिर बनाने का काम तेज होगा और राम भक्तों को उनकी बरसों पुरानी तपस्या का फल मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर की राह में कानूनी बाधा खत्म होते ही यूपी सरकार ने ऐलान किया था कि राम के नाम पर अयोध्या को विश्व मानचित्र पर जगह दिलाई जाएगी। राम जन्म मंदिर को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। अब राम मंदिर के शिलान्यास पर दुनिया भर के राम भक्तों की नजरें होंगी। इसका सीधा प्रसारण अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर तक होगा। इसलिए जन्मभूमि स्थान से सरयू नदी के घाटों तक सबको चमकाया जा रहा है। पूरी अयोध्या को रोशनी से नहलाया जा रहा है। कोशिश यही है कि राम मंदिर कितना भव्य बनने वाला है, इसकी झांकी पूरी दुनिया 5 अगस्त को शिलान्यास के वक्त ही देख ले। वैसे मंदिर भव्य बनेगा, इसमें किसी को संदेह नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर गुजरात के मशहूर सोमपुरा परिवार की निगरानी में ही बनेगा। राम मंदिर का मॉडल इसी परिवार के चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया था। उनके परिवार की 15 पीढ़ियां मंदिर बनाने के लिए मशहूर रही हैं। पिछले 100 साल से दुनिया में जितने भी भव्य मंदिर बने हैं, उनका डिजाइन सोमपुरा परिवार ने ही बनाया है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या फिर अक्षरधाम मंदिर, सोमपुरा परिवार की कारीगरी के ही नमूने हैं सब। अमेरिका और ब्रिटेन में स्वामीनारायण मंदिरों का डिजाइन भी सोमपुरा परिवार का ही बनाया हुआ है। बताते हैं अयोध्या का राम मंदिर नागर शैली में बनेगा। 8 कोण वाला गर्भगृह,
और गोलाकार परिक्रमा पथ वाला, जिसके लिए देश के कई राम भक्तों ने चांदी की ईंटें पहले ही भेज दी। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या की हनुमान गढ़ी में भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि शिलान्यास के लिए अयोध्या पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे विशेष मेहमान हनुमान गढ़ी दर्शन करने के लिए जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि राम की अयोध्या की पहरेदारी बजरंगबली ही करते हैं। उनके आदेश के बिना अयोध्या में दाखिल होना मना है, ऐसी मान्यता है। और तुलसीदास ने जो हनुमान चालीसा लिखी है उसकी 21वीं चौपाई में साफ साफ लिखा है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे। यही वजह है कि जो अयोध्या जाता है वो राम जन्मस्थान से पहले हनुमानगढ़ी जरूर जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक राम जब अपने बेटों लव और कुश को राज सौंपकर वैकुंठ जा रहे थे, तब यमराज के सामने हनुमान जी रोड़ा बनकर खड़े हो गए थे। यम को अयोध्या आने का रास्ता दिलाने के लिए राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी ढूंढने के बहाने पाताल यानी नागलोक भेज दिया था। वहां जाकर नागों के राजा वासुकी ने हनुमान को राम की महिमा और अंगूठी का रहस्य समझाया। उसके बाद ही राम ने सरयू में जल समाधि ली थी। चूंकि हनुमान जी को सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, इसलिए वो धरती लोक पर ही विराजमान माने जाते हैं। राम मंदिर का शिलान्यास है, इसलिए अयोध्या में राम से जुड़े सभी स्थानों की मिट्टी और जल भेजा गया है। कोशिश यही की जा रही है कि राम मंदिर के शिलान्यास में ऐसी कोई मान्यता छूटने न पाए जो राम से जुड़ी है। भगवान जमींदार बन गए। एक 135 करोड़ लोगों की भावनाएं साकार हो रही हैं। देश दुनिया की करीब 2000 जगहों से अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि के भव्य भूमि पूजन के लिए जल पहुंच चुका है। कांची के पीठाधीश्वर ने पंच धातु से बना कमल का फूल भेजा है। भूमि पूजन के लिए अशोक सिंघल के भतीजे सलिल सिंघल को यजमान बनाया जाने वाला है। राम मंदिर शिला पूजन के दिन दीपावली मनाने की तैयारी की जा रही है। 18 अप्रैल से गर्भगृह में शुरू हुई पूजा और वस्तु पूजा के ठीक 108 दिन बाद पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर की बुनियाद रखी जाने वाली है। जय श्री राम। अयोध्या से लेकर टाइम्स स्क्वायर तक भगवान श्री राम की गूंज सुनाई देने वाली है। मौलिक मॉडल ज्यों का त्यों, जो ओरिजिनल ड्राइंग है वो एज इट इज पत्थर तराश कर कार्यशाला में रखे हैं, वो पहले इस्तेमाल होंगे। 2 खंभों के बीच की दूरी नहीं बदल सकती, उसके अनुसार ही बीम लगेंगे। गर्भगृह का सर्किल नहीं बदल सकता, उसी के अनुसार दीवारें लगेंगी। ये बन चुकी है, लेकिन जब ये बन जाएगा तब दाएं बाएं एक एक गुंबद और लंबाई में एक गुंबद की वृद्धि और ऊंचाई में एक फ्लोर की वृद्धि। राम की पैड़ी से लेकर पूरी अयोध्या नगरी रोशनी से नहा उठी है। देश और पूरी दुनिया भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सरयू किनारे आरती की तैयारियां की जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन की तैयारियों का आखिरी बार जायजा लेने अयोध्या पहुंचे। हेलीकॉप्टर से पूरे शहर का मुआयना करने के बाद योगी हनुमानगढ़ी गए और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद वो राम जन्मभूमि परिसर गए, रामलला के दर्शन किए और वहां मौजूद अधिकारियों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की। पूरे देश और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में
लगभग 500 वर्षों की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। कोरोना के बीच इस ऐतिहासिक पल में किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए शासन प्रशासन ने एक अहम फैसला भी किया है। इस फैसले के मुताबिक भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलने वालों को कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी वही लोग भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। जाहिर है, महामारी के बीच राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। लेकिन राम मंदिर कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम लगातार जारी है। 90 के दशक से यहां पत्थरों पर राम नाम उकेरा जा रहा है। यही नहीं, कार्यशाला में काम के साथ साथ कीर्तन भी चल रहा है। यहाँ लगातार 24 घंटे ये वो कार्यशाला है जहाँ यहाँ कभी कीर्तन रुकती नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कीर्तन लगातार जो है वो आपको होता दिखाई देगा और कीर्तन लगातार यहाँ होता रहता है। और जो लोग हैं यहाँ लगातार कीर्तन बजाते भी रहते हैं। देखिए यहाँ लगातार कीर्तन चलता है और 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है। उधर अयोध्या में रामोत्सव का प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है। अयोध्या के हर घर तक लड्डू पहुंचाने की तैयारी चल रही है। 300 से ज्यादा लोग पिछले एक हफ्ते से लड्डू बनाने का काम कर रहे हैं, तो 12 लाख लड्डू बनकर तैयार हैं। हम सारे समाज ने निर्णय किया। पहले हम लोगों ने 1.25 लाख तय किया था, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो 2.5-3 लाख हो गया। मैंने हम सबकी एक इच्छा है कि अयोध्या जनपद का कोई घर न बचे जिस घर में भगवान का प्रसाद बना हो। अयोध्या को पीतांबरी और भगवा पताकाओं से सजाया जा रहा है। साकेत महाविद्यालय से लेकर हनुमानगढ़ी तक सड़क के किनारे बैरिकेडिंग की जा रही है। अयोध्या के तमाम मंदिरों का रंग रोगन किया गया है। सड़कों और गलियों से लेकर छतों पर केसरिया पताके लहरा रही हैं। दीवारों पर रामायण कालीन छवियां उकेरी गई। जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए, तो पूरी अयोध्या नगरी फूलों की सुगंध से महक उठी। लेकिन अगर आपको मैं मेरे चारों ओर दृश्य दिखाऊं तो हर तरफ से तैयारी चल रही है। अब यहाँ देखिए फूलों की सेज सजावट और इस तरह से अलग अलग नाना प्रकार के फूलों के साथ गुलदस्ते बन रहे हैं। इतिहास में अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कोसल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। तो वेदों में अयोध्या को ईश्वर की नगरी बताया गया है। इसकी तुलना स्वर्ग से भी की गई है। लेकिन राम की इसी जन्मभूमि पर मंदिर के लिए राम भक्तों को 5 सदियों का लंबा इंतजार करना पड़ा। अपने आराध्य के मंदिर के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो अब जाकर वो संघर्ष खत्म हुआ है। अब 5 अगस्त का दिन आने वाला है जिस दिन श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा।